1948 में जब से इसराइल बना तब से पूरा अरब वर्ल्ड और स्पेशली जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं ये सब मिलके हमेशा इसराइल को अपोज करते रहते हैं। और जब बात आती है ना कि पैलेस्टीनियंस को सपोर्ट करने की, उनको पनाह देने की, तो इन सब के दरवाजे बंद हो जाते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन ये उठता है कि ये हिपोक्रेसी क्यों क्यों ये लोग कभी भी पैलेस्टीनियंस को एक्सेप्ट नहीं करते, पैलेस्टीनियन रिफ्यूजीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते। और वीडियो को ना लास्ट तक ज़रूर देखना, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज छुपा है हर एक इंडियन नागरिक के लिए। ठीक है, तो प्लीज़ लास्ट तक देखना वीडियो को। अब आगे बढ़ने से पहले ना दो लोगों को जान लेते हैं। ये हैं इजिप्ट के प्रेसिडेंट एल-सीसी और ये हैं जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला II। अब जिन लोगों को पता नहीं है, इजिप्ट और जॉर्डन बिल्कुल इजराइल पैलेस्टाइन के नेबरिंग कंट्रीज़ हैं। जब भी पैलेस्टीनियंस को कहीं जाना होता है, भागना होता है, तो वो सीधा यही इन्हीं कंट्रीज़ में चले जाते हैं। अब जैसे ही इसराइल और हमास का ये वॉर स्टार्ट हुआ, उसके बाद इजिप्ट के प्रेसिडेंट ने और जॉर्डन के किंग ने सीधा साफ साफ इनकार कर दिया कि हम इस बार अब किसी भी पैलेस्टीनियन को शरण नहीं देंगे। नो पैलेस्टीनियन रिफ्यूजी इन इजिप्ट, नो पैलेस्टीनियन रिफ्यूजी इन जॉर्डन। अब इस बात को सुन के यूएस प्रेसिडेंशियल रेस में एक कैंडिडेट हैं निकी हेली। उन्होंने क्वेश्चन किया कि अरब कंट्रीज़ या ओवरऑल सारे इस्लामिक कंट्रीज़ पैलेस्टीनियंस के लिए अपने दरवाजे क्यों नहीं खोल रहे। उन्होंने स्पेशली जॉर्डन और इजिप्ट जैसी कंट्रीज़ को पॉइंट आउट करके बोला, क्योंकि इजिप्ट को यूएस बेसिकली बहुत पैसे देता है हर साल, तो उन्होंने स्पेशली इजिप्ट जॉर्डन जैसी कंट्रीज से पूछा कि तुम क्यों नहीं दरवाजे खोलते पैलेस्टीनियन रिफ्यूजीज़ के लिए। तो ये जानने के लिए कि पैलेस्टीनियंस कहाँ कहाँ रहते हैं और रिफ्यूजीज़ बेसिकली जो पैलेस्टीनियंस में जो रिफ्यूजीज़ हैं वो कहाँ कहाँ हैं आज के टाइम पे, हमें थोड़ा हिस्ट्री में ना पीछे जाना पड़ेगा। चलिए चलते हैं 1948 की थोड़ी हिस्ट्री जान लेते हैं। 1948 में पैलेस्टीनियन वॉर हुआ था, जिस टाइम पे लगभग 7 लाख पैलेस्टीनियंस को अपना घर छोड़ना पड़ा। और ये सब मोस्टली 5 जगहों पे जाके बसे हुए हैं आज के टाइम पे। गाज़ा, वेस्ट बैंक तो आप जानते ही हैं, साथ में जॉर्डन, सीरिया और लेबनान, ये 3 कंट्रीज़ हैं जो नेबरिंग एरियाज़ में ही हैं। और ये सारे पैलेस्टीनियंस मेनली यहीं बसे हुए हैं। और सिर्फ यही नहीं, 1967 में भी 6 डेज़ वॉर जो काफ़ी फेमस है, इजरायली वॉर, 6 डेज़ वॉर, इस टाइम पे भी 3 लाख पैलेस्टीनियंस को जॉर्डन ने पनाह दी। जॉर्डन में जाके बस गए वो लोग। पैलेस्टीनियंस इस पूरे इंसिडेंट को नकबा बोलते हैं। नकबा का मतलब होता है तबाही, विनाश। पर ये पैलेस्टीनियंस को पनाह देने के बाद इन कंट्रीज़ की भी मुसीबत बहुत बढ़ने वाली थी आगे। होता क्या है कि ये जो पैलेस्टीनियंस जॉर्डन में जाके बसे, इन्होंने वहाँ जॉर्डन में जाके एक पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट कर दिया। यही पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है कि जॉर्डन के कुछ शहरों पे कब्जा कर लेती है और फिर वहाँ पे फिदाइन हमले स्टार्ट करने लगती है। अब फिर ऑब्वियसली जॉर्डन की आर्मी रिटेलिएट करेगी। जॉर्डन की आर्मी ने रिटेलिएट किया और फिर चुन चुन के इन सारे पैलेस्टीनियंस को भगाने लग गए। मतलब इन सारे का मतलब जो पीएलओ वाले पैलेस्टीनियंस थे। अब ये सारे जो पीएलओ वाले भाग के गए, ये भागे सीधा लेबनान में, और लेबनान में चले गए। और वहाँ पे जाके ये पता लगता है कि 4 साल बाद लेबनान के सिविल वॉर में इन्वॉल्व हो गए ये सब। इस पूरे इंसिडेंट को ब्लैक सितंबर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये सितंबर 1970 को स्टार्ट हुआ था। और ऐसी ही मिलती जुलती सिचुएशन इजिप्ट के साथ भी है। इजिप्ट भी हमास से बहुत परेशान है। यहाँ तक कि इजिप्ट के प्रेसिडेंट एल-सीसी तो यहाँ तक बोल चुके हैं कि पैलेस्टीनियन रिफ्यूजीज़ को अपने देश में शरण देने का मतलब है कि हमास मिलिटेंट्स को अपने धरती पे बुलाना, जिससे इजिप्ट की इंटरनल सिक्योरिटी को भी थ्रेट है। अब इन कंट्रीज़ का एक और पॉइंट होता है। ये कंट्रीज़ कहती हैं कि एक बार अगर पैलेस्टीनियन रिफ्यूजीज़ को गाज़ा पट्टी से निकलने दिया गया तो इज़राइल कभी भी इन्हें वापस गाज़ा पट्टी में नहीं आने देगा, जो कि फैक्चुअली ट्रू भी है। हिस्ट्री में ये हो चुका है। जो भी पैलेस्टीनियन रिफ्यूजीज़ गए हैं पैलेस्टाइन से बाहर, उनको वापस इज़राइल ने नहीं आने दिया अपनी धरती पे। ये जो भी कंट्रीज़ हैं जो थोड़ा बहुत भी पैलेस्टाइन को सपोर्ट कर रही हैं, पैलेस्टीनियन रिफ्यूजीज़ को टू बी प्रिसाइज, वो आप गौर करो, ये बहुत पावरफुल इस्लामिक कंट्रीज़ नहीं हैं। जो मोस्ट पावरफुल इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, सऊदी अरेबिया, कतर, यूएई, पाकिस्तान, इन सब ने कभी पैलेस्टीनियन रिफ्यूजीज़ के लिए अपने दरवाजे नहीं खोले। और अगर आप ध्यान से देखो तो इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है। इन सब का एक अलाइनमेंट है, या फिर अलाइनमेंट नहीं भी है तो थोड़ा झुकाव है अमेरिका की तरफ।
ये सब के सब अमेरिका की तरफ झुके हुए हैं एक्सेप्ट फॉर ईरान। असल में हुआ ये कि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद सभी मेजर कंट्रीज़ को ये समझ आ गया कि फ्यूचर वॉर्स के लिए क्रूड ऑयल कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ है। बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज ऑयल एक्सप्लोरेशन में लग गई और उन्हीं में एक कंट्री थी सोकल, यानी कि स्टैंडर्ड ऑयल ऑफ कैलिफोर्निया। 1930s में ये कंपनी अपने सऊदी अरेबिया के सारे प्रोजेक्ट्स अपने एक सब्सिडरी कैसक को दे देती है और फिर 1938 में कैसक को सऊदी अरेबिया के दहरान में बहुत बड़े ऑयल रिजर्व्स मिलते हैं। ये वो टर्निंग पॉइंट था जिसने पूरे मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स और इकोनॉमी को हमेशा के लिए बदल के रख दिया। 1944 में कैसक का नाम बदल के रखा जाता है अरेबियन अमेरिकन ऑयल कंपनी, यानी कि अरामको, जिसे आज हम सऊदी अरामको के नाम से जानते हैं। अब एक एक करके वेस्ट की मदद से इन सभी कंट्रीज़ में ऑयल की खोज होती है और इन सभी कंट्रीज़ के रिलेशन यूएस से बहुत स्ट्रांग होते जाते हैं। यूएस को चाहिए था ऑयल और इन सभी कंट्रीज़ को चाहिए थी सिक्योरिटी, और यही रीज़न है कि ईरान को छोड़ के लगभग सारी ही गल्फ कंट्रीज़ मिलिट्री और आर्म्स के लिए यूएस पे हेविली डिपेंडेंट है। इन सभी कंट्रीज़ ने बेशक कई बार इसराइल के खिलाफ टफ स्टैंड तो लिया ही है, लेकिन यूएस इनको कॉन्टिन्यूसली पुश करता है कि इनके इसराइल से रिलेशंस इम्प्रूव हों, और इस टसल में पैलेस्टीनियन रिफ्यूजीज़ को ये सभी कंट्रीज़ नज़रअंदाज कर देती हैं। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली बात यह है कि ज़्यादातर इस्लामिक कंट्रीज़ में ऑटोक्रेटिक रूलर्स हैं जो कभी भी फुल स्केल प्रोटेस्ट नहीं होने देते। वरना आप खुद ही सोच के देखिए कि अगर इन इस्लामिक कंट्रीज़ में डेमोक्रेसी होती और वहाँ के रूलर्स को आम जनता की आवाज़ से थोड़ा सा भी फ़र्क पड़ता तो शायद आज इन पैलेस्टीनियन रिफ्यूजीज़ की ज़िंदगी बहुत अच्छी होती। इसराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट में आप किसी भी तरफ हों, पर यह बात समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारे पूरे रीजन में हम एक एक्सेप्शन हैं। हमारे आसपास कई हज़ार किलोमीटर्स तक कोई भी सक्सेसफुल डेमोक्रेसी नहीं है और हम एज अ भारतीय बहुत लकी हैं कि यहाँ हमें अपनी आवाज़ उठाने का, प्रोटेस्ट करने का, फ्रीडम ऑफ स्पीच का पूरा अधिकार है। परफेक्ट कोई भी नहीं होता और हम भी परफेक्ट नहीं हैं, पर भारत को परफेक्शन की तरफ ले जाने की जिम्मेदारी मेरी और आपकी है। जय हिंद।